Hello students, today we are going to learn about a branch of physics and its name is इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। तो चार्जेस की स्टडी हम तीन टाइप से करेंगे। जब चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा। तो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब हम दो चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट वॉल्यूम के। फिजिक्स का फर्स्ट वॉल्यूम है 12th क्लास का, उसमें पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर जब चार्ज स्टेशनरी कंडीशन पर रहता है तो हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली करेंगे क्या? स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी हम जिस चैप्टर में करते हैं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किसकी स्टडी है? ये चार्जेस की स्टडी। कौन से होंगे चार्जेस? स्टेशनरी चार्जेस की। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज? Electric charge is intrinsic property of elementary particles. Electric charge is intrinsic property of elementary particles। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बोला है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या? वो प्रॉपर्टी, दो टाइप की प्रॉपर्टी होगी, आपने पढ़ी होगी पहले भी थर्मोडायनामिक्स में, जब आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक तो एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करती है उसे बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और अगर कोई प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड ना करे तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जहां पे चार्ज है वहां पे डेफिनेटली मास भी होगा। ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जिसके पास में चार्ज हो उसके पास में मास ना हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं? जिनका कोई भी कंस्टिट्यूएंट ना हो, मतलब जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलकर नहीं बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे पूरा वर्ल्ड किससे बना हुआ है? किसी न किसी ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले तो किससे बना होगा? एटम से। एटम किससे बने होते हैं? उनसे छोटे पार्टिकल। एटम के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिन एलिमेंट से मिलके एक एटम बना होता है, उन एलिमेंट्स को क्या बोल दिया जाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनसे छोटा कोई पार्टिकल पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो जिनसे छोटा कोई पार्टिकल मौजूद ना हो या फिर जिसके कोई कांस्टिट्यूएंट ना हो उन्हें बोल दिया जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल। तो बेसिकली हम केवल तीन ही एलिमेंट्री पार्टिकल की यहाँ पे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वही उस क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट के पास में इलेक्ट्रिक चार्ज कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करें। तो अभी तक हमने देखा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमने जाना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल के पास में कितना होता है, इसे जानने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास में रखा। ठीक है, बहुत पास में रखा। अब इलेक्ट्रॉन के पास में मास भी होता है, तो मास के कारण इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा था जो था ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में कितना होता है?
माइनस gmm/r²। जब यहाँ पे g की वैल्यू रखी गई, मास की वैल्यू रखी गई और r की वैल्यू रखी गई, तो हमने देखा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है ये 10⁻64 न्यूटन -64 न्यूटन की टर्म का आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ध्यान से अगर देखा तो इनके बीच में एक और फोर्स लग रहा था जो कि रिपल्शन का था, ना कि अट्रैक्शन का। और ये जो फोर्स था ये इस फोर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। ये था टर्म 10⁻24 न्यूटन की टर्म। अब कौन सा फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ये जो दूसरा वाला फोर्स आया ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे -64 है और यहाँ पे -24 है। तो ये जो नया फोर्स आया इसे हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स जिस प्रॉपर्टी के कारण आया उस प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 10⁻24 की टर्म का है। ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा है ये फोर्स, इसीलिए ये फोर्स जिस कारण से आया उसे बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये फोर्स आया है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में ले जाते हुए एक प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास में लेके जाते हैं। जब हम प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास में लेके गए तो फिर से हमने देखा कि एक तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। जब हमने ये देखा मास के कारण यहाँ फोर्स कितना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आया फिर से 10⁻⁻64 न्यूटन की टर्म का। पर यहाँ भी एक और दूसरा फोर्स आया और वो फोर्स उतना ही आया है जो कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स था। अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कौन सा वाला फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे भी वैसा ही फोर्स आया और उतने ही अमाउंट में फोर्स आया, इसीलिए हमने बोल दिया यहाँ पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो भी किस प्रॉपर्टी के कारण लग रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में भी चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास में भी चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में लेके गए, फिर प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास में लेके गए। अब हम एक न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के पास में लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम की इनके बीच में कोई भी चार्ज चीज नहीं है, इसीलिए इसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या देखते हैं हम, अब एक बार हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में लेके गए, एक बार प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास में लेके गए। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे प्रोटॉन के पास में लेके जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास में लेके जाएंगे तो फोर्स एक तो ग्रेविटेशन का लगेगा, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अब वो कैसा लग रहा है, अट्रैक्शन का। फोर्स कैसा लग रहा है अभी, अट्रैक्शन का। तो पहले फोर्स कैसा था, रिपल्शन का। यहाँ भी फोर्स कैसा था, रिपल्शन का। पर अब फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का। अब ये फोर्स भी उतना ही है जितना फोर्स पीछे प्रोटॉन प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा था। मतलब दोनों पे चार्ज होता तो सेम है पर इनका नेचर है वो अपोजिट होता है। मतलब एक के ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरे के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, तो हमने यहाँ से ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। और ये चार्ज होता कितना है, ये चार्ज होता है
E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलॉम। ये किसके ऊपर चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना होता है और प्रोटॉन के ऊपर भी इतना होता है। पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब चार्ज लिखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे? -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब इस क्वांटिटी को मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, इस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम को मैंने डायरेक्टली बोल दिया, हम इसे E बोलेंगे माइनस। और चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये हमने बोल दिया +1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इसे क्या बोला जाएगा? प्लस। तो किसी भी बॉडी के पास में चार्ज कब आता है? जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ पाए क्या? एक और चीज होती है, एलिमेंटरी पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण भी किसी बॉडी में चार्ज आ सकता है, जिन्हें क्वार्क्स बोलते हैं। क्वार्क्स जिनके पास में चार्ज होता है +-e/3 या फिर +-2e/3, पर इनकी हमारे सिलेबस में अभी कोई भी स्टडी करना नहीं है हमें, हमारे चैप्टर में इसका कोई भी रोल आएगा नहीं, पर जानकारी के लिए होना चाहिए कि इनके पास भी चार्ज होता है +-e/3 और +-2e/3। ठीक है। अब हमने ये जाना कि चार्ज किसके पास में होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में। मतलब एक बॉडी के ऊपर अगर चार्ज आया है तो उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर एक बॉडी के पास में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इक्वल नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इस बॉडी को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों बोला गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इसके पास तो चार्ज है। फिर ऐसा क्यों बोल दिया गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए ये बॉडी क्या हो गई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बताओ, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा या फिर प्रोटॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा? क्या कभी किसी बॉडी से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में ये बातें होती है कि प्रोटॉन टूट के अलग हो जाता है और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वगैरह निकलते हैं वहां पे। पर यहाँ पे अगर किसी बॉडी को हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, किसी भी बॉडी को रब किया, रब करने पे उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो रब करने पर क्या प्रोटॉन निकाला जा सकता है किसी बॉडी से? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। कहाँ होता है भाई? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इन्हें निकालना आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड। ठीक है। और प्रोटॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड। इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड है, therefore they can be extracted from a body easily। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे या किसी बॉडी को दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब उसके पास कैसा कैसा चार्ज आएगा उसके बारे में स्टडी करते हैं।
अच्छा बोलो बताओ मुझे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, इसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए एक्सिस में, कितना एक्सिस में हुए प्लस ई के इक्वल। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो प्लस 2e के इक्वल, अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्लस 3e के इक्वल। इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा क्योंकि तीन प्रोटॉन एक्सिस में आ गए। अब अगर चार इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्लस 4e के इक्वल, अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो क्या आ जाएगा प्लस n के इक्वल। तो किसी भी बॉडी के ऊपर प्लस n into e के इक्वल चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अगर इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, if electrons are given to the body, अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, if electrons are extracted from the body, अगर इलेक्ट्रॉन्स हम देंगे किसी बॉडी को, if electrons are transferred to the body, किसी बॉडी को देंगे तब चार्ज क्या आ जाएगा Q is equal to, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। अब इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव में चार्जेस एक्सिस में कर गए और इसके ऊपर चार्ज क्या है माइनस। दो इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में आ गए तो -2 चार्ज आ गया। तीन इलेक्ट्रॉन दिए तो -3, ऐसे n इलेक्ट्रॉन देंगे तो -n चार्ज होगा। और Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -n। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू +-n। जब इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नेगेटिव। तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, समझ में आ गई होगी कि किसी भी बॉडी पे चार्ज किसके कारण आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, ना कि प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण। ठीक है, तो कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है ये भी अपन ने चर्चा कर ली, बॉडी पर चार्ज। ठीक है, अब मुझसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ अ बॉडी हैज, क्वेश्चन को, a body has +8 microcoulomb charge, then electrons are extracted or given to the body. Is there effect on mass of body? क्वेश्चन क्या दिया गया है, if a body has 8 microcoulomb charge, then electrons are extracted or given to the body। तो हमने किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं या उससे एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो चार्ज कैसा है प्लस। जब भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे एक्सिस में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम आंसर में, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया। दूसरा, इज देयर इफेक्ट ऑन मास ऑफ बॉडी? क्या किसी बॉडी का मास पे कोई इफेक्ट आएगा? ये बॉडी इससे इलेक्ट्रॉन अगर एक्सट्रैक्ट कर ली, इस बॉडी के मास पे कोई इफेक्ट आएगा? हाँ, इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर हमने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट किए हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है मास होता है, मतलब बॉडी का मास कम हुआ, तो बॉडी का मास of body will decrease। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है
कि 8 माइक्रोकूलम चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें से एक्सपेक्ट कर लिए। तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, हम जानते हैं यहाँ पे कि Q इज इक्वल टू क्या होता है n into e, ये फॉर्मूला लिखा हमने Q इज इक्वल टू n into e। तो Q इज इक्वल टू n होता है, चार्ज कितना है बॉडी के ऊपर 8 माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 to the power minus 6। माइक्रो का मतलब क्या 10 to the power minus 6 कूलम। अब n हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी को हमें निकालना है, और 4 on 1 इलेक्ट्रॉन को कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। यहाँ से अगर देखिए तो n is equal to हो जाएगा 8 into 10 to the power minus 6 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। यहाँ से 1.6 से 8 कर दिया 5 times 5 into 10 to the power 13। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम किसी बॉडी से निकालेंगे तब जाके इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा 8 माइक्रोकूलम चार्ज। क्या समझ पाए इस बात को? ठीक है, तो चार्ज कैसे आता है इस बात समझना है, कहाँ से आता है, किसके पास होता है, इस सारी बातों की चर्चा हमने कर ली। अब मैं आगे बताता हूँ कुछ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 3 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट होता है एडिटिविटी, दूसरा होता है कंजर्वेशन, तीसरा होता है क्वांटाइजेशन। तीनों के बारे में चर्चा करें। एडिटिविटी का मतलब किसी भी सिस्टम के पास में अगर नंबर ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या लिखा जा सकता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जितने भी चार्जेस हैं उन सबका सम। मतलब चार्ज, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज हम इंडिविजुअली अलग अलग चार्जेस के सम के इक्वल लिख सकते हैं, इसे बोल देते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम कोई नया इलेक्ट्रॉन बना भी नहीं सकते हैं, ना ही नया प्रोटॉन बना सकते हैं। जितना भी यूनिवर्स का चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body। ये क्या हो गया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला हम देखते हैं क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? क्वांटाइजेशन मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। केवल डिस्क्रीट वैल्यूज रखेगा कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो, उनके बीच की कोई भी वैल्यूज नहीं रख सकता। जैसे डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब क्या, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या कुछ भी हो सकता है n इलेक्ट्रॉन के बराबर। n यहाँ पे क्या है इंटीग्रल। तो हम कभी भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 1.512 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके ऊपर चार्ज है। कभी भी ऐसी वैल्यूज नहीं आएगी, या तो 1 के बराबर, या 2 के बराबर, या 3 के बराबर। इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो charge on a body is always multiple integral of charge on one electron। इसे बोल देते हैं Q is equal to n2, जहां पे n क्या होगा इंटीग्रल। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, n is equal to 1 2 3 0 भी हो सकती है। ठीक, तो ये हो गई 3 प्रॉपर्टी चार्ज की, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। अब कहीं कहीं बुक में ये भी बात करी गई है, उसे हम पहले ही लिखा गया है किसी बुक में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की गई है।
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने आसपास के छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है। जैसे क्या किया हमने, किसी पेन को रब किया, ऐसे रब किया और डस्ट के अंदर डाला, तो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल इससे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण चिपक पाए, क्योंकि इसके पास क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रिक्शन लगाया। फ्रिक्शन लगाने पे क्या होता है कि कुछ चार्जेस या कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से रिमूव हो जाते हैं या फिर इस बॉडी पे आ जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, मतलब इसके पास में कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकता है, किसी भी लाइट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में। अब देखो दो टाइप से चार्ज आ सकता है किसी बॉडी पे, या तो पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर नेगेटिव भी। जब ग्लास रोड को सिल्क से रब किया जाता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जब प्लास्टिक रोड को हम रब करेंगे वुल से, तब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव आना है, किसके ऊपर नेगेटिव आना है? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका वर्क फंक्शन कितना है। वर्क फंक्शन के ऊपर हम डीप में डिस्कशन करेंगे 7th या 8th चैप्टर में। तो ग्लास रोड का अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। मतलब अगर सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। जितनी एनर्जी से कोई भी बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को अपने से बॉन्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, उस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। अगर किसी बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उससे लूजली बॉन्डेड है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब प्लास्टिक का वर्क फंक्शन क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, इस कारण से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कब नेगेटिव आता है कब पॉजिटिव आता है, ये किससे पता चलेगा। तो ये बात किससे पता चलती है, इनके वर्क फंक्शन की। और हर बॉडी का वर्क फंक्शन फिक्स होता है जो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल वैल्यूज होती है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। अब आगे हम चर्चा करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, आप लोगों को ये पता है, मेटल और इंसुलेटर क्या होते हैं। मेटल किसे बोला जाएगा, जिनमें चार्जेस इजीली फ्लो, चार्जेस flows easily. Insulator जिसमें charges flow ना हो, charges does not flow. चार्जेस जब फ्लो नहीं करेंगे तो उसे बोल दिया जाएगा इंसुलेटर। अब मेटल है तो मेटल के पास में चार्जेस इजीली फ्लो हो रहे हैं, तो किस कारण से इजीली फ्लो हो पाएंगे, क्योंकि जो बॉन्डिंग है एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो काफी कमजोर है। इस कारण से मेटल में इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस इजीली फ्लो हो सकते हैं। और इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और एटम की बॉन्डिंग है
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता है। तो ठीक है, मेटल किसे बोलते हैं, इंसुलेटर किसे बोलते हैं, समझ में आया। एक और वर्ड है अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में चर्चा करते हैं। अर्थिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किया जाता है, उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है अर्थिंग। अब किसी बॉडी के पास में अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से, ये भी क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कंडक्टिंग वायर से इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या फ्लो होंगे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर से क्या फ्लो होगी करंट। और ये कब तक फ्लो होंगे? जब तक कि यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी कंडक्टर के पास में नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको किसी कंडक्टिंग वायर के साथ में अर्थ से कनेक्ट किया गया, ग्राउंड किया गया, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होंगे? नीचे की साइड, मतलब सारे अर्थ में चले जाएंगे, और करंट किधर फ्लो होगी? ऊपर, मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। करंट ये समझ में आया? तो वो प्रोसेस जिसमें किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अर्थिंग। समझ पाए क्या? यहाँ तक कि कहानी के बाद में मैं आता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ऊपर फिर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? किसी भी बॉडी को, मेटेलिक बॉडी के पास में दूसरी चार्ज बॉडी को लाएं और इसके क्लोजर एंड पे अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाए और फार्दर एंड पे सिमिलर चार्ज आ जाए, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किसी भी मेटेलिक बॉडी के पास में जब हम किसी चार्ज बॉडी को लाएं और इसके क्लोजर एंड पे अपोजिट तथा फार्दर एंड पे सेम चार्ज अपीयर हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोल दिया। अब ये क्या है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये इंसुलेटर है नीचे जो कि ग्राउंड नहीं किया है। इंसुलेटर ये है मेटलिक स्फीयर। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोड। अब इसका काम क्या है? किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि एक स्फीयर, ठीक है, इस स्फीयर के पास में हमने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको पहले से हमने रब करके पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब दूसरे मेटेलिक स्फीयर जिसके पास में कोई भी चार्ज नहीं है, ये दूर रहता है, जब इसको थोड़ा क्लोज लाते हैं, इसके पास में लेके आते हैं, तो यहाँ पे इसके पास में कौन से चार्ज है? पॉजिटिव। इसके क्लोजर एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और फार्दर एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या करते हैं हम? इस फार्दर एंड वाले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टर से। ये पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इस स्फीयर के पास में केवल कैसा चार्ज बचेगा? नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ तक की चर्चा के बाद में अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, and its name is Coulomb's law।